नमस्कार। आज है 28 ऑफ जनवरी और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे को वीकेंड एनालिसिस। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर में अपने एक ब्रॉडर मार्केट का व्यू तो बनाने की कोशिश करेंगे। साथ में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ चर्चा करना चाह रहा था, वो है कि कैसे एक स्टॉक की पूरी जर्नी को हमको समझना चाहिए। कैसे एक स्टॉक चालू होता है, कहाँ तक जाता है, कैसे हमको बार-बार उस स्टॉक का जर्नी के अंदर में पार्टिसिपेट करना है। अगर हम वैल्यू इन्वेस्टर हैं, तो हमारी पार्टिसिपेशन की अ, तरीका बहुत अलग होगा। अगर हम मोमेंटम इन्वेस्टर है, तो हमारा पार्टिसिपेशन का तरीका अलग है। तो आज कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन भी करेंगे, बट पहले 5-7 मिनट एक बार मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या लग रहा है, और उसके बाद में एक अच्छा खासा डिस्कशन आज कोई भी एक स्टॉक का एग्ज़ाम्पल लेते हुए या 2-3 स्टॉक का एग्ज़ाम्पल लेते हुए अपने वो डिस्कशन को संपूर्ण करेंगे। बराबर है? तो चलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग कर देता हूँ। पहले मैं अपना वीडियो बंद कर लेता हूँ बिकॉज़ इंटरनेट पे कोई भरोसा नहीं है। स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और मार्केट की चर्चा चालू करते हैं। तो मार्केट कि जब चर्चा करते हैं तो ऑब्वियसली हमको डॉलर इंडेक्स देखना पड़ेगा। तो डॉलर इंडेक्स जो है वो एक रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तकरीबन 103.50 के आसपास में डॉलर इंडेक्स कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखिए, ये जो डाउन ट्रेंड था, इस डाउन ट्रेंड को नेगेट किया और यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर में बड़े-बड़े लेवल्स हैं डॉलर इंडेक्स के अंदर में। जैसे ये एक लेवल है 104 के आसपास, फिर इसके ऊपर लेवल है 106 के आसपास। तो ऐसा नहीं है कि डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत ईज़ी रहेगा कि वापस से ऊपर चला जाए। तो और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि अभी वो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के अंदर में डाउन ट्रेंड में जाना चाह रहा है। तो इट्स अ कंसोलिडेशन फेज फॉर डॉलर इंडेक्स। और डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो हमको ऑब्वियसली यूएस का यील्ड कर्व देखना पड़ेगा। तो यूएस का यील्ड कर्व भी रिकवर करके एक जगह खड़ा हो गया है। अगर इसके ऊपर गया 4.2 के ऊपर गया, तो पॉसिबली ये है कि यूएस का यील्ड कर्व जो है वो अप ट्रेंडिंग हो जाए, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा। जिसके कारण सारे जो मार्केट्स हैं, चाहे कमोडिटीज़ है, चाहे इमर्जिंग मार्केट्स है, वो नीचे जा सकते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो इमर्जिंग मार्केट्स भी एक नीचे से रिकवर करके यहाँ पर अभी खड़ा हो गए। अगेन वेटिंग फॉर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम डॉलर और इमर्जिंग मार्केट्स वर्सेस निफ्टी। तो निफ्टी वर्सेस इमर्जिंग मार्केट देखें तो वो अपने हाई पॉइंट पे था, वहां से करेक्ट होके ये अभी यहाँ पर वेट कर रहा है। अगेन वेटिंग फॉर फर्स्ट डायरेक्शन फ्रॉम डॉलर इंडेक्स। अगर निफ्टी की बात करें तो दिस इज निफ्टी का चार्ट। ये डेली चार्ट है, वीकली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर में हाई बनाया निफ्टी ने तकरीबन 22,120 का हाई बना के नीचे करेक्ट करके अब निफ्टी भी जो है इस ब्रॉडर रेंज के अंदर में खड़ा है। 21,600 से नीचे का रेंज है 21,2200। तो आई थिंक ये रेंज हो सकता है कि मार्केट में थोड़े टाइम तक रहे। तो आप अगर जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनको हो सकता है परेशानी रहे, क्योंकि जब मार्केट एक रेंज में चला जाता है तो जो रेंज ब्रेकआउट्स के कारण जो पैसे बनते हैं वो प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, जिसके कारण बड़ा पैसा बनने की संभावना कम हो जाती है। ये है 75 मिनट का चार्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप। तो अगर आप छोटी अवधि के ट्रेडर हैं, तो आप 75 मिनट का चार्ट देखेंगे। अगर आप मीडियम अवधि के ट्रेडर हैं, तो आप 2 आवर के चार्ट देखेंगे और अगर आप मीडियम टर्म मतलब 2 महीने, 3 महीने के लिए ट्रेड करते हैं, तो आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। बट 2 घंटा इज़ अ फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपने सारा चार्ट्स देखें, तो मोटा-मोटी ओवरऑल मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी और बैंक निफ्टी सब में सेल है। इसका मतलब मार्केट अभी हड़बड़ी से ऊपर नहीं जाएगा, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, बट डेफिनिटली मार्केट अभी थोड़ा-सा विकिश कंसोलिडेशन मोड पे आके रुका हुआ है। थोड़ा स्टॉकेज में चल के वहाँ पर भी देख लेते हैं मार्केट का ब्रेडथ कैसा है, जो कि बहुत ही ओवरबॉट मार्केट था कुछ दिनों पहले तक, उसके बाद करेक्शन आई बिकॉज़ ऑफ दैट ओवरबॉट नेचर। अभी मार्केट थोड़ा-सा रिलैक्स हो गया है, बट डेफिनिटली ओवरसेल तो नहीं आया है और जब तक मार्केट ओवरसोल्ड नहीं आता है, तब तक बहुत बड़ी रिकवरी नहीं आती है। तो अगेन दिस इज़ आल्सो सजेस्टिंग दैट मार्केट जो है वो हो सकता है यहाँ पर थोड़े दिन तक कंसोलिडेट करे। क्या होता है, मार्केट कंसोलिडेट करता है तो टाइम बेस्ड करेक्शन होती है। टाइम बेस्ड करेक्शन होती है तो जितने ये हीटेड इंडिकेटर्स है ना, ये कूल डाउन हो जाते हैं, जिसके कारण मार्केट जो है वो नेक्स्ट बड़ी रैली की तैयारी करता है। तो ब्रॉडली मार्केट का यही व्यू बन रहा है। अब अपने एक लर्निंग मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशंस तो अपने करते ही हैं। अगेन बार-बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अपना खुद का यूनिवर्स बनाइए और थीम्स आइडेंटिफाई कीजिए। आपको अगर आपको आपने देखा होगा कल का मेरा वीडियो, तो मैंने एक थीम आइडेंटिफाई किया, उसपे मैंने स्टडी की, रीसाइक्लिंग थीम। बहुत इंटरेस्टिंग थीम है, ऑल्दो स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं, बट आई थिंक ये लॉन्ग टर्म थीम है और इसके अंदर में अगर मौका मिले पार्टिसिपेट करने का, कोई भी रीज़न से करेक्शन होके पार्टिसिपेट करने का, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस थीम के अंदर में बहुत ही एक्साइटिंग स्टॉक्स है। जैसे स्टॉक्स लाइक ग्रेविटा
या तिनापू, ये सारे स्टॉक्स जो इंटरेस्टिंग है। तो आपने अगर वो थीम का वीडियो नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे थीम के वीडियोस हैं, तो वो आप देख सकते हैं। वीडियो का प्लेलिस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है। इतने सारे थीम्स पे मैंने चर्चा की है और आई होप आपको इन थीम्स में ट्रैकिंग करने में फ़ायदा हो रहा हो। तो चलिए एक जर्नी दिखाता हूँ मैं, किसी भी एक स्टॉक को पकड़ते हैं और उसके थ्रू आपको टिपिकल स्टॉक मार्केट का एक स्टॉक का जर्नी दिखाता हूँ। ये देखिए सीडीएसएल है, ठीक है? सीडीएसएल मैंने क्यों पकड़ा? जस्ट ऐसे ही एग्ज़ाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पकड़ा। एक बार इसका मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ ताकि थोड़ा-सा सिंपल हो जाए अपनी ज़िंदगी। या चलिए, तो देखिए सीडीएसएल जो है this is a very interesting discussion we are having, so I hope you will enjoy this interaction. तो सीडीएसएल यहाँ पे इसने ये जब आईपीओ लेके आया था जुलाई 2017 में लिस्ट हुआ था। उसके बाद ये स्टॉक एक बार ऊपर गया था और फिर उसके बाद ये जो टॉप इसने बनाया 450 का, उसके बाद से ये नीचे ही रहा, ठीक है? अब इसके कई रीज़न हो सकते हैं नीचे रहने के। मे बी बिकॉज़ उस समय फाइनेंशियल मार्केट की अवस्था उतनी अच्छी नहीं थी और एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चालू किया था, उसका रियल इम्पेटस चालू हुआ कोविड के समय। जब कोविड आया और मार्च के बाद में, उसके बाद जब डीमैट अकाउंट खुलना चालू हुए जोर-शोर से, उसके बाद से रियल मार्केट के अंदर में एक एग्रेसिव रैली चालू हुई, तो उसका बेनिफिशियरी सीडीएसएल हुआ। तो रिमेंबर करिए, किसी भी स्टॉक के अंदर में, प्लीज़ रिमेंबर दिस, किसी भी स्टॉक के अंदर में जब तक इंडस्ट्री का टेलविंड नहीं आता है, तब तक वो स्टॉक जो है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमको नहीं देता है। ये जो ज़ोन था, इस समय इंडस्ट्री का टेलविंड उतना ज़बरदस्त नहीं था, जितना ये कोविड के अराउंड चालू हुआ। और इंडस्ट्री टेलविंड अगर आप देखो स्टॉक का, ये जो इसने हाई बनाया था, जब से इस हाई को इस स्टॉक ने तोड़ा है, देखिए जितने लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन या लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट को एक स्टॉक देगा, उतना ही चांस है कि वो स्टॉक बहुत ही लंबा अवधि का तेजी क्रिएट करेगा। तो अगर हम इस स्टॉक के साथ में इसका फंडामेंटल भी ऐड कर दें, लेट्स सी अगर फंडामेंटल इसमें ऐड होती है क्या? रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू अगर अपने देखें, रेवेन्यू एनुअल रेवेन्यू देखें, या तो ये इस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू है, जिससे हमको ये ब्रॉडर ट्रेंड पता लग रहा है इस कंपनी के अंदर में। एक्चुअली डेली चार्ट है, इसको एक बार अपने कन्वर्ट करके मंथली चार्ट कर लेते हैं, तो ट्रेंड देखना ईज़ियर होगा। ये देखिए, ये मंथली चार्ट है, राइट? मंथली चार्ट का मतलब हो गया हर महीने का जो क्लोजिंग प्राइस है, वो मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। तो ये रेवेन्यू ग्रोथ है इस कंपनी की। अगर आप देखो ये ग्रोथ 19%, 8%, 15%, 42%, 50%, 2%, तो ये जो पीरियड था, ये काफ़ी अच्छा पीरियड था इस स्टॉक के लिए। और जब पूरी इंडस्ट्री के अंदर में एक टेलविंड मिला, इस स्टॉक को भी उसका बेनिफिट मिला और जब उसके बाद इसने जो ब्रेकआउट दिया, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट दिया, दैट वाज़ द परफेक्ट टाइम टू बाय दैट स्टॉक। तो स्टॉक हो सकता है कि एक रेंज पे काफ़ी टाइम तक खड़ा रहे, हो सकता है। लेकिन जब टेलविंड आएगा, तब वो बहुत बड़ा मूवमेंट देगा। तो एज़ अ मार्केट पार्टिसिपेंट हमको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके, थीम आइडेंटिफाई करके रखनी चाहिए और जभी भी उस सेक्टर के अंदर में टेलविंड आए और वो स्टॉक बड़ा लंबे अवधि पे ब्रेकआउट दे रहा हो, तब उस स्टॉक के अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो एक बार वापस से मंथली चार्ट को मैं डेली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है? इनफैक्ट वीकली चार्ट में एक बार कन्वर्ट करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा ब्रॉडर व्यू में दे सकूँ। तो ये जो जर्नी है ये आपने समझ लिया होगा। नाउ ये स्टॉक जो है, जैसे मेरा जो मॉडल है रिलेटिव स्ट्रेंथ का, ठीक है? तो इसके अंदर में मेन कंपोनेंट क्या है कि ये स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ से अगर मैं इसको वीकली चार्ट देखूँ, तो यहाँ से इस स्टॉक में निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस चालू कर दिया था। मतलब मार्केट के मुकाबले ये स्टॉक बेटर कर रहा था। तो रेवेन्यू का जो ग्रोथ आया, ये अनाउंसमेंट यहाँ आई, ठीक है? लेकिन ऑलरेडी प्राइस के अंदर में जो आउट परफॉर्मेंस की टेंडेंसी है, वो यहीं से ही चालू हो गई। अब यहाँ इस प्राइस पे क्या प्राइस था ये? ये तकरीबन 280 था। तो हो सकता है कि जो लोग इस स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, इस बिज़नेस को ट्रैक कर रहे हैं, उनको एक फीलिंग आ गई थी कि भैया कंपनी जो है वो अच्छा करेगी और जब रेवेन्यू का नंबर ग्रोथ आया, तब तक तो स्टॉक ने एक बेसिक मूवमेंट यहाँ से दे दिया। क्या आप पार्टिसिपेट कर पाओगे इस मूवमेंट पे? यस, कर सकते हो, अगर आप थोड़े एडवांस प्रोफेशनल यूज़र हैं। अगर आप वॉल्यूम को भी ट्रैक करोगे, टिपिकली ये रेंज के अंदर में वॉल्यूम का इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज़ यहाँ पे जब स्टॉक नीचे गिरा पड़ा है और वॉल्यूम हो रहा है और फिर ब्रेकआउट हुआ, तो अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ज़ोन आता है, जहाँ से
ये ब्रेकआउट में भी वॉल्यूम का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और स्टॉक ऊपर गया। तो ये जो पहला स्टेज ऑफ जर्नी है कि फंडामेंटली स्टॉक अच्छा दिख रहा है बिकॉज़ सेक्टर में टेलविंड है और स्टॉक के प्राइस एक्शन में भी वॉल्यूम के साथ सपोर्ट है और जैसे ही ब्रेकआउट आया, वैसे एक ज़बरदस्त थ्रस्ट इस कंपनी को मिला, ठीक है? ये तो हो गया हमारा बेसिक डिस्कशन, लेवल 1 डिस्कशन। दूसरी बात, हर स्टॉक का ना एक कैरेक्टर होता है बिकॉज़ हर स्टॉक के अंदर में एक कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर होता है, ठीक है? ऑपरेटर वर्ड को ना आप नेगेटिव कनोटेशन में मत लीजिएगा। मैं जनरल एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आपको ऑपरेटर वर्ड यूज़ करके बता रहा हूँ। तो जनरली क्या होता है, एक स्टॉक के अंदर में कोई भी जब घुसता है, तो एक बड़ा आदमी घुसता है, हेवी आदमी और एक कमज़ोर आदमी घुसता है। और कमज़ोर लोगों की एक एक बात होती है कि वो लोग कमज़ोर होते हैं, तो वो लोग जभी भी उनको लगेगा ना कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो वो उस स्टॉक से निकलने में बिलीव करते हैं, ठीक है? तो टिपिकली एक स्टॉक का जर्नी, जैसे मैं सीडीएसएल में अगर पुराना दिखाऊँ, तो टिपिकली एक स्टॉक के अंदर में एक जर्नी क्या होती है कि वो एक रेंज बनाता है, ठीक है? और जभी भी वो रेंज को ब्रेक करता है, तब एक बड़ा इसके अंदर में मूव आता है। देखिए, ये सारे रेंजेज़ हैं और ये जनरली इक्विडिस्टेंस होते हैं, जनरली हाँ, ज़रूरी नहीं है कि होंगे, बट जनरली इनका रेंज का बिकॉज़ क्या होता है, लोग इतना पैसा बनाएँ, फिर स्क्वायर अप करना चाहते हैं, इतना पैसा बनाएँ, तो स्क्वायर अप करना चाहते हैं बिकॉज़ कमज़ोर वाले जो लोग हैं ना, वो पूरा रैली को लीड नहीं कर पाते हैं, वो बीच-बीच में निकलने में बिलीव करते हैं। तो एक रेंज आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। रेंज का मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट पे 2-3 बार आके उसने हिट किया है, चाहे ऊपर के पॉइंट पे, चाहे नीचे के पॉइंट पे। देखिए, ये एक रेंज था इस स्टॉक का और जब ये रेंज ब्रेकआउट होता है और आरएसपी पॉज़िटिव होता है, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ में रेंज ब्रेकआउट होता है, तब ये नेक्स्ट स्टेप में जाता है। जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी 1, 2, 3 तो एक स्टॉक भी एक तरीके का सीढ़ी बनाता है और वो सीढ़ी के आधार पे ही स्टॉक अल्टीमेटली ऊपर वाले ज़ोन में जाने की तैयारी करता है। तो हम एज़ अ मार्केट पार्टिसिपेंट हमारा काम क्या है कि कोई भी स्टॉक हमको दिखे, तो उसका रेंज हमको देखना चाहिए, वो सीढ़ी बनानी चाहिए। बिकॉज़ सीढ़ी से ही हमको भी एक कन्विक्शन आता है कि हाँ, यहाँ से अगर कोई ब्रेकआउट आएगा तो मैं पार्टिसिपेट करूँगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक स्टॉक जो है वो बहुत ही एग्रेसिव उसमें बाइंग आ जाती है बिकॉज़ स्टोरी टेलिंग वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में भी हो रहा है, जैसे सीडीएसएल में यहाँ हुई थी। एक्सट्रीम बाइंग आई थी, स्टोरी टेलिंग अलग लेवल पे चली गई थी। ये सस्टेनेबल नहीं होता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं पीएसयूज़ कुछ लेता हूँ जहाँ पर ये हो रहा है अभी जैसे एमएसटीसी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं चलिए। जस्ट एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ये देखिए। ये स्टॉक भी अगर आप देखोगे तो अ, ब्रेकआउट यहाँ पे एक रेंज बनाया, रेंज में जब तक रहता है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हर ऊपर का भाव में एक बार नीचे का भाव आना ज़रूरी है। तो ये सब रेंज है और रेंज ब्रेकआउट जब होगा विथ वॉल्यूम सपोर्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट्स आता है। बट ये जो मूवमेंट्स हैं इस तरह के, यहाँ पर है हिस्टेरिया, यहाँ पर है पागलपन। तो ऑब्वियसली माइंडफुल होना पड़ता है। और यहाँ पर अपना पोजीशन को थोड़ा स्क्वायर अप करके पीस को बाई करना बहुत ज़रूरी है। तो पब्लिक सेक्टर में आज की डेट में आपको बहुत स्टॉक्स ऐसे नज़र आएँगे जो जिन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया। ये नहीं है स्टॉक जैसे यूनियन बैंक। अब देखिए ये क्लासिक स्टॉक है जहाँ पे बुर्ज खलीफा नहीं है। ये एक नया-नया अपना रेंज बिल्डअप कर रहा है और उस रेंज में पार्टिसिपेट करने में हमको कतई सोचना नहीं चाहिए। जिस दिन ये बुर्ज खलीफा बनाएगा, उस दिन उस स्टॉक से निकल जाना ही समझदारी है। बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे अभी पीएसयूज़ के अंदर में जो बुर्ज खलीफा बना रखे हैं। जैसे टिपिकल रेलवे स्टॉक्स जो है, वो देखिए बुर्ज खलीफा बना रहे हैं। ये राइट्स, ये भी बुर्ज खलीफा बनाने के लिए रेडी हो रहा है। ये रेलटेल, ये बुर्ज खलीफा बनाने के लिए रेडी हो रहा है। अगर मैं ये बताऊँ कि जो ऑलरेडी बना चुके हैं, जैसे इरकॉन, आप देखिए इरकॉन, ये बुर्ज खलीफा इसने बनाया, रेंज रेंज ब्रेकआउट रेंज ब्रेकआउट में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जब बुर्ज खलीफा बनाता है, यहाँ पर निकल जाना ही समझदारी है बिकॉज़ बुर्ज खलीफा पे टिपिकली ये जो स्टॉक्स है देखिए वॉल्यूम देख रहे हैं, यहाँ गाँव वो कहते हैं ना कि जनता जनार्दन यहाँ घुसती है और जो समझदार आदमी है, जो एक्चुअली यहीं से घुसा हुआ है, वो समझदार आदमी जो है, वो स्टॉक में निकलने की जर्नी बनाता है। तो कंसीडर करें इस बातों को अगर आप मार्केट में थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व होके एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं। अगर आप मार्केट में पैसिव होके एक मतलब एक रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तब तो देखिए सिंपल है कि आप कोई ऐसे टूल का पार्ट बन जाइए जो आपको आइडियाज़ दे रहा हो, जैसे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ सेक्शन है स्टॉकेज में, यहाँ पर आइडियाज़ आ रहे हैं, उन आइडियाज़ के आधार पे बस अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को करते रहिए। लेकिन अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं और चार्ट बेस्ड इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के आधार पे आप काम करते हैं,
तो ये बात को ध्यान रखिए कि एक स्टॉक मार्केट, एक स्टॉक की एक जर्नी होती है और हर जर्नी में आपको पार्टिसिपेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें प्राइस एक्शन, मोमेंटम, वॉल्यूम, ये तीनों को दिमाग में रखते हुए हमको एंट्री या एग्जिट को प्लान करना पड़ेगा। अगर इस तरह की और लर्निंग आपको चाहिए और इस तरह से कुछ स्टॉक्स के रिकमेंडेशन या क्वेरी रेजोल्यूशन वगैरह चाहिए, तो आप स्टॉकेज क्लब के पार्ट बन जाइए। 22,000 के करीब मेंबर हो गए एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग दिस जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन। बाय द वे, एनएमडीसी स्टील देखिए सचिन भाई ने अभी मेंशन किया है और मैं आज ही स्टडी कर रहा था, चार्ट पैटर्न के अंदर में भी एनएमडीसी स्टील आया है। तो ये मैं यही करता हूँ भाई, कोई भी कुछ भी बोलता है तो मैं एक बार ध्यान दे देता हूँ। एनएमडीसी स्टील देखिए यहाँ पर आया चार्ट पैटर्न में भी, और मैं खाली चार्ट पैटर्न ब्लाइंडली नहीं स्टडी कर रहा। देखिए 2 साल का चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग होगा। बट मैं चार्ट पैटर्न के साथ अपने फ्रेमवर्क पे उसको वेट करता हूँ। तो जैसे चार्ट पैटर्न में स्ट्रेंथ है और मेरा फ्रेमवर्क में भी स्ट्रेंथ है, तो हाँ, ये स्टॉक मेरे लिए इंटरेस्टिंग स्टॉक बनता है। तो देखिए ऐसे अलग-अलग बहुत सारी स्टडीज़ हैं, जो मैं शेयर करता रहता हूँ। इस वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी करता हूँ, साथ में मेरे स्टॉक के सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे भी करता हूँ। ऑब्वियसली सोशल में मैं ज़्यादा एंगेज हूँ, बिकॉज़ यहाँ मैं रियल टाइम मेरे मेंबर्स लोग के साथ में पार्टिसिपेट करता हूँ। ऑलराइट, आई होप दिस वाज़ यूज़फुल। मुझे बहुत मज़ा आता है ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स लेने में और फिर आपको देने में। आई होप आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप शेयर नहीं करेंगे ना लोगों के साथ, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो शेयर कीजिए वीडियो, लेट पीपल नो द रियल आर्ट ऑफ लिविंग थ्रू दैट जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक। थैंक यू दोस्तों, बाय-बाय, जय हिंद और जय श्री राम। बाय-बाय।